हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आपको फिर से बता देता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के फार्मूले की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला है हमारा कि एसेट्स इक्वल होंगी लायबिलिटी और प्लस कैपिटल के। अब यहाँ पर हमें ये देखना है बेटा एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है और कैपिटल क्या है। तो एसेट्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एसेट्स कोई भी है ना ऐसी चीज़ या ऐसी आर्टिकल जो आपका इजीली कैश में कन्वर्टेड हो, यानी कि जहाँ से आपको किसी भी तरह से कैश मिल सकता हो वो आपकी एसेट्स है। या फिर जहाँ पर आपने मनी इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया, इन फ्यूचर वो आपको मनी लौटा करके जाएगा, रिटर्न करके जाएगा, वो सारी की सारी आपकी एसेट्स है। तो एसेट्स में आप ले सकते हैं जैसे मशीनरी, यानी कि मशीनरी अगर किसी बिजनेसमैन ने ख़रीद ली, उसको कभी भी वो सेल करेगा तो उसको मशीन से पैसा मिल जाएगा। इसी तरह से ले सकते हैं सेम वे में फर्नीचर एक एसेट्स है। इसी सेम वे में ले सकते हैं बेटा स्टॉक। अब ये स्टॉक का क्या है कि अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो स्टॉक क्या होता है, खरीदने पर स्टॉक इंक्रीज हो जाता है ना, प्लस हो जाता है अगर आप इसको परचेजिंग करते हैं, और अगर आप इसको सेल करते हैं तो स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है। तो गुड्स को खरीदने का और बेचने का इफ़ेक्ट पड़ता है किस पर, इसको स्टॉक पर। स्टॉक परचेज करने पर यानी कि खरीदने पर इंक्रीज हो जाएगा और सेल करने पर स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी। तो स्टॉक भी एक एसेट्स में आया, क्योंकि इसको जब चाहे बिजनेसमैन बेचेगा कंज्यूमर को तो उसको कैश रिसीव्ड हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ वो पैसा लगा रहा है, मशीन में पैसा लगाया, फर्नीचर में लगाया, स्टॉक में लगाया, है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी एसेट्स हैं। और एसेट्स लेते हैं कोई चीज़ की, जैसे आपको पता है कि इस गुड्स को बेचने के दो रास्ते हैं, एक तो कैश में। तो कैश भी अगर आप लिखना चाहें तो कैश भी एक एसेट्स का पार्ट है, क्योंकि कैश ये तो खुद ही कैश यानी कि जितना पैसा उस बिजनेसमैन के पास इन हैंड है वो होगा कैश, है ना। इन हैंड का मतलब है जितना पैसा उसकी जेब में या फिर जितना पैसा उसकी दुकान में रखा हुआ है ना, कैश में है, ठीक। तो वो कैश का बैलेंस, इसको हम कैश इन हैंड भी बोल सकते हैं। अगर वो पैसा उसने बैंक में जमा कर रखा है तो वो बैंक बैलेंस हो जाएगा, या फिर कैश एट बैंक इसको आप बोल सकते हैं। तो ये भी एक एसेट्स ही होती है। इसी तरह से अगर उसने उधार माल बेच दिया तो उधार माल बेचने पर अगर कंज्यूमर को उसने उधार माल बेचा है तो उसके पास डेटर्स क्रिएट होते हैं। डेटर्स का मतलब है कि जिन लोगों को उधार माल बेचा है फ्यूचर में वो उसे पैसा देंगे, है ना, वो उसके उधारिया हुए। उधारिया का मतलब हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिया इसका, डेटर्स का, ठीक। जो लोग आपको इन फ्यूचर पैसा देंगे आपकी एसेट्स बनती है। आप लोगों ने उनको क्रेडिट सेल की है ना। क्रेडिट सेल का मतलब है इन लोगों को उधार माल बेच रखा है और ये फ्यूचर में आपको कैश देंगे उसके रिप्लाई में। तो ये अलग अलग तरीके की एसेट्स होगी बेटा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कहीं और किसी के बिजनेस में आपने पैसा लगा रखा है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी एसेट्स पर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आ रहा है। नाउ बेटा लायबिलिटीज़ में देखते हैं। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी एसेट्स का अपोजिट केस हो गया। लायबिलिटी का मतलब है जिन जिन लोगों को आपको पैसा पे करना है, जहाँ से पैसा आना है फ्यूचर में वो आपकी एसेट्स है, और जहाँ पैसा आपको फ्यूचर में देना है वो आपकी लायबिलिटी है। ऐसा आप सिंपल लैंग्वेज में, है ना, समझने के लिए कह सकते हैं। तो लायबिलिटी में आते हैं बेटा। लायबिलिटी का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिजनेस की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक होते हैं बेटा क्रेडिटर, सबसे पहले, है ना। क्रेडिटर का मतलब है जिन लोगों से उसने उधार माल परचेज करा होगा, है ना, यानी कि क्रेडिट परचेज करा होगा।
क्रेडिट परचेज मतलब उधार परचेज करने पर, उधार माल खरीदने पर क्रेडिटर बनेंगे और उधार माल बेचने पर डेटर्स बनेंगे। तो खरीदोगे तो लायबिलिटी बनती है हमारी, क्रेडिटर को हमें पैसा पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो ये हमारी लायबिलिटी है। इसके अलावा बैंक लोन भी एक लायबिलिटी का ही पार्ट है। अगर बैंक से लोन ले लिया तो फ्यूचर में उसको पे करना पड़ेगा। इसी तरह से बेटा पर्सनल लोन, पर्सनली अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी रिलेटिव से उसने लोन ले लिया बिजनेस के पर्पज़ के लिए, तो पर्सनल लोन लिया उसने तो वो भी उसकी लायबिलिटी होगी। ठीक, तो लायबिलिटी और भी लायबिलिटी कई हैं। एक होता है इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जिनसे काम तो करा लिया गया लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ बेटा कैपिटल पर आते हैं। कैपिटल क्या होती है? बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो सारी की सारी उसकी कैपिटल होगी। जैसे बिज़नेस को शुरू करने के लिए जब बिजनेसमैन ने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में, 1 लाख रुपए उसने दुकान में लगाए हैं, तो 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल है। तो जितने भी पैसे वो बिजनेस में लगाता रहेगा, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता रहेगा, वो सारे के सारे उसकी कैपिटल होगी। तो कैपिटल के लिए कैश में कैपिटल लगती है। तो बेटा कैपिटल में अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हुआ है ना, या फिर इनकम हुई है, तो प्रॉफिट की अमाउंट आप कैपिटल में ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। तो कैपिटल में से आपको प्लस कर देना है, ऐड कर देना है किसको? प्रॉफिट को। जैसे कमीशन रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो क्योंकि रिसीव हो रही है, ये इनकम है, ये प्रॉफिट है, इससे कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसे लगाए हैं उससे प्रॉफिट होने पर उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट इसमें ऐड होगा। और लॉस या फिर आप इसको एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। अगर कुछ लॉस हुए या एक्सपेंस हुए, लाइक सैलरी पेड की, रेंट पेड किया, वेजेस पेड की, या कोई भी एक्सपेंसेस उसने करे, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। प्लस करोगे प्रॉफिट और माइनस करोगे लॉस या एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और कैपिटल में क्या आता है। ठीक है, तो एसेट्स, काफ़ी सारी एसेट्स मैंने आपको डिफाइन कर दी हैं। अब हम इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन अगर बनाते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला था हमारा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे बेटा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इस तरह से एक पेज को लेकर के यहाँ पर कॉलम खींच लेंगे। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा जगह हमें लेनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन्स को लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे, एक कॉलम बन गया आपका ट्रांजैक्शन का कॉलम। उसके बिल्कुल सामने आपको लिखना है एसेट्स, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन आपको इसमें सोल्व करनी पड़ेंगी। जो भी ट्रांजैक्शन आपकी आएगी 1 2 3 जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उन ट्रांजैक्शन को यहाँ नोट डाउन करना है और उनका इफेक्ट एसेट्स पर, लायबिलिटी पर या कैपिटल पर कहीं भी पड़ेगा तो उसको वहाँ पर लिख लेना है। जैसे सपोज़ करो बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगा करके, जैसे हमने एक ट्रांजैक्शन ली 1 लाख रुपीज़, स्टार्टेड बिजनेस, है ना, 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया। तो 1 लाख रुपए से अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज करो राम स्टार्टेड बिजनेस 1 लाख रुपीज़ इन कैश, 1 लाख रुपये बिजनेस पे ला करके राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो किसी भी ट्रांजेक्शन के इफेक्ट कम से कम 2 अकाउंट पर जाएगा। इससे क्या हो रहा है बेटा, एक तो एसेट्स में क्रिएट हो रहा है कैश, तो एसेट जहाँ पर आपने बनाया है उसके नीचे आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया कैश।
और एक कैपिटल में आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, कैपिटल अकाउंट, है ना। इसी तरह से आप एक एक करके ट्रांजेक्शन देखेंगे। जैसे सपोज करो दूसरी ट्रांजेक्शन है आपकी, गुड्स परचेज्ड 20,000 इन कैश। 20,000 का गुड्स उसने कैश में परचेज किया। तो इस कैश में गुड्स परचेज करने पर ट्रांजेक्शन को आप सोचेंगे तो कैश इससे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एक तो कैश पे इफेक्ट आएगा, तो कैश अकाउंट हम खोल चुके, दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। और एक एसेट्स क्रिएट हो गई, स्टॉक अकाउंट, है ना, लायबिलिटी ये भी आई हुई है। तो इस तरह से जब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज़ से, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ना। 1 लाख रुपीज़ आप कैश के नीचे अमाउंट लिखा देंगे, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन का स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आया, स्टॉक पे 0, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया 0, कैपिटल पे इफेक्ट आया 1 लाख रुपीज़ का, यहाँ 1 लाख रुपये। इसी तरह से सेकंड ट्रांजेक्शन अगर हम देखें, गुड्स परचेज 20,000 इन कैश। 20,000 का गुड्स इसने परचेज किया, तो इसका इफेक्ट बेटा यहाँ पर लिखेंगे परचेज गुड्स। ट्रांजेक्शन में जो भी आपने किया उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, परचेज गुड्स इन कैश, अमाउंट था इसका 20,000 का। तो इसकी ट्रांजेक्शन को सोचेंगे तो गुड्स परचेज करोगे तो कैश की वैल्यू कम हो जाएगी, सॉरी 20,000 पे था, तो 20,000 रुपीज़ कैश के सामने आपको लिख देना है माइनस में, ब्रैकेट मीन्स माइनस है अकाउंट्स में। और एक स्टॉक क्रिएट हो गया, क्योंकि गुड्स बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, जहाँ पर कोई इफेक्ट ना हो उसके सामने 0 लिख दीजिए। जब एवरी टाइम आप ट्रांजेक्शन बना लें तो आप लगाएंगे इसकी न्यू इक्वेशन। 1 लाख का कैश था, 20,000 का माइनस हो गया, अब कैश का बैलेंस बचा आपके पास 80,000, स्टॉक का 20,000, ये 0 ही रह गया, और 1 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 1 लाख। तो इस तरह से बेटा आगे के क्वेश्चंस आपको इसी तरह से सोल्व करने हैं। ओके देन।